हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, ये ऑनलाइन क्लासेज में हमने 4 चैप्टर क्लियर कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर का क्या नाम है? कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम, ये 5वां चैप्टर है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें सबसे पहली चीज़ पढ़नी है वो है संसाधन, रिसोर्सेज। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? संसाधन। अब देखो, संसाधन क्या चीज़ है? हमारी डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, हमारी एवरीडे लाइफ की बात करूं, दैनिक जीवन की बात करूं, तो बहुत सारे संसाधन का मतलब होती है उपयोग में आने वाली चीज़ें। उपयोग में आने वाली चीज़ें, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, जिनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे जल, ठीक है, वायु, कोयला, पेट्रोलियम, वन, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सारे जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज है, इनका डायरेक्टली लिंक है हमारा इनके साथ। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। सूर्य के प्रकाश के बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता। वायु के बिना काम चल सकता? नहीं चल सकता। और आज के टाइम की सबसे मूलभूत आवश्यकता है पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, इनके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो हमारी दैनिक जीवन में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली उपयोगी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। अब ये जो संसाधन है ना, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। संसाधन को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। पहला जो संसाधन है, संसाधन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो संसाधन है वो है अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन। दूसरे टाइप का जो संसाधन है वो है, एक तो अक्षय संसाधन है और एक कौन सा संसाधन है? एक है समाप्त होने वाले। समाप्त होने वाले संसाधन। कितने टाइप के संसाधन है? 2, एक अक्षय संसाधन और एक समाप्त होने वाले संसाधन। देखो, अक्षय संसाधन का क्या मतलब है, ध्यान समझना। नंबर 1 पर मैंने डाल दिया अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन का मतलब है प्रकृति में इनकी मात्रा असीमित है, आप चाहे जितना इनका उपयोग कर सकते हो। प्रकृति में इनकी मात्रा कैसी है? असीमित, अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा है प्रकृति में इनकी। इनका आप जितना ज़्यादा उपयोग करोगे, इनकी मात्रा में कभी भी कमी नहीं आने वाली। हम चाहे जितना इनका उपयोग कर सकते हैं, इनकी मात्रा उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। तो प्रकृति में इनकी मात्रा असीमित है, हम इनका कितना भी उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा में कोई कमी नहीं आने वाली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये ऐसे संसाधन हैं जिनका जितना ज़्यादा यूज किया जाएगा तो भी हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश कम हो सकता है क्या? डेली सूर्य निकलता है, डेली छिपता है, दूसरे दिन फिर सूर्य निकलेगा, ऐसे न जाने कितने दिनों से सूर्य निकलता आ रहा है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो लाइट आ रही है, उनका हम आज नहीं, बहुत आदिकाल से मानव उनका प्रयोग करता आ रहा है। तो आज तक क्या सूर्य के प्रकाश में कमी आई है? वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वायु, आदिकाल से मानव वायु का यूज करते आ रहे हैं, श्वसन के अंदर काम में ले रहे हैं वायु को। तो क्या वायु की मात्रा में कमी आई है? नहीं आई है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश और वायु दोनों किस टाइप के संसाधन है? अक्षय संसाधन। नंबर 2, समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्त होने वाले संसाधन, समाप्त होने वाले का मतलब है वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में, जो प्रकृति में कैसे हैं? सीमित मात्रा में। और इनका उपयोग सोच समझ कर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपके मन में जितना आ रहा है इनका उपयोग कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संसाधन समाप्त होने की कगार पर है। प्रकृति में इसकी मात्रा अब मात्र एक लिमिट के रूप में रह गई है, सीमित मात्रा में ये बचे हुए हैं। तो इनका उपयोग सविवेक, कौशल के साथ किया जाना चाहिए। इनकी मात्रा सीमित है, हम चाहे जितना उपयोग नहीं कर सकते।
चाहे जितना उपयोग नहीं कर सकते, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन आज अगर हम इनका उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, व्यर्थ में कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं, तो सोचो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन जीरो हो जाएंगे, मतलब ये संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेंगे ही नहीं। तो हम अपने स्वार्थ के लिए आगामी भावी पीढ़ियों को इतना बड़ा नुकसान नहीं दे सकते, उनके लिए भी ये संसाधन बचा कर रखना है। तो इन संसाधनों का उपयोग अकॉर्डिंग टू यूजनेस, आवश्यकता के अनुसार और उपयोगिता के अनुसार ही इनका उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल दूं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, अलवणीय जल, इन सब की मात्रा क्या है, निश्चित है। कोयला नीचे मिट्टी से निकाला जाता है, खानों से निकाला जाता है, तो इनकी मात्रा तो सीमित है। डेली कोई नीचे कोयला बनाने नहीं बैठा है, उनका आप बहुत ज़्यादा यूज करते जाओगे वो तो खर्च ही होता जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें डीजल, पेट्रोल, कोलतार, नेफ्ता, मोम सब चीज़ें आ गई है, तो इनकी मात्रा भी सीमित है। आज पेट्रोल डीजल बहुत कम बच गए और आए दिन लगातार कितना पेट्रोल डीजल वाहनों के रूप में या ईंधन के रूप में इनकी खपत की जा रही है, तो इनकी मात्रा तो कम ही होती जा रही ना। तो आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल डीजल का उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अलवणीय जल, अलवण मतलब जिसमें लवण नहीं हो, पीने योग्य जल, शुद्ध जल, बिल्कुल पीने योग्य जल, इसकी मात्रा बहुत कम है। वैसे ध्यान रखना, लवणीय जल पृथ्वी पर 70% है, उसमें कभी कमी नहीं आने वाली है। पीने लायक जो पानी है ना, जिसमें लवण की मात्रा बहुत कम है, जो हम पीते हैं शुद्ध पानी, उसकी मात्रा बहुत कम है, तो उस पानी का भी सोच समझकर उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। हमारी दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में या रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली उपयोगी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। इनको दो भागों में बांटा है, अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। अक्षय संसाधन जिसकी मात्रा प्रकृति में बेहद कम है, सीमित मात्रा में है, इनका अक्षय संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में असीमित है, भरपूर मात्रा में, भरपूर संख्या में या भरपूर मात्रा में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ये कभी, इनको जितना खर्च करना चाहो कर लो, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले जिनकी मात्रा सीमित है, इनका उपयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए, चाहे जितना हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और अलवणीय जल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब देखो, अब एक स्पेशल टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्या है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल। देखो, ईंधन आप जानते ही हो, जो ईंधन के तौर पर, ऊर्जा के तौर पर काम में लिए जाते हैं, जिनसे ईंधन के रूप में ऐसे मान सकते हैं, जिनको बहुत सारी प्रक्रियाएं, जिनको हम चालू कर सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं को। और जीवाश्म का मतलब है जीवों से बने हुए, जीवों से बने हुए। तो देखो, मृत वनस्पति और मृत जीव जंतु, मृत वनस्पति एवं मृत जीवों के अवशेष से बने, मृत वनस्पति एवं मृत जीवों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम। अब देखो, कोयला कहाँ से निकाला जाता है, नीचे खानों से। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से निकाले जाते हैं, नीचे खानों से। तो इनका निर्माण बहुत दिनों पहले हुआ था। और इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कोयला और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, ये दोनों कौन से ईंधन है, जीवाश्म। क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है, मृत वनस्पति और मृत जीवों के अवशेष से।
मृत वनस्पति और मृत जीवों के अवशेषों से इन ईंधनों का निर्माण हुआ है। कोयला ईंधन के रूप में काम में आता है, खाना पकाने के काम में आता है, पानी को गर्म करने के काम आता है। पेट्रोलियम एज ए ईंधन के एज ए फ्यूल काम में आता है, गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में, एनर्जी के रूप में काम में आता है। तो जिन पदार्थों का निर्माण मृत वनस्पति यानी कि मरे हुए पेड़ पौधों से या मरे हुए जानवरों के शरीर से बहुत दिनों के बाद एक विशेष प्रक्रिया के बाद जिनका निर्माण हुआ है वो कहलाता है जीवाश्म ईंधन। एग्जाम्पल कोयला और पेट्रोलियम। अब हमें यही देखना है कि कोयला और ये पेट्रोलियम ये मृत वनस्पति से कैसे बने, वो चीज समझनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूं कोयला, कोल। अब देखो कोयला एक प्रकार का ईंधन है, कोयला एक प्रकार का ईंधन है, और वो भी कौन सा ईंधन है? जीवाश्म। वो भी कौन सा ईंधन है? जीवाश्म। तो सबसे पहले तो यही पढ़ा जाएगा कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयले की कहानी, कोयले के निर्माण की कहानी, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो समझना, एक कहानी के रूप में आप लोगों को मैं समझाऊं कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो बात है 300 मिलियन वर्ष पूर्व। कब की बात है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह पर बहुत घने वृक्ष थे या घने वन थे। जैसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और इस पर बहुत ज्यादा घने वन, बहुत ज्यादा आच्छादित वन, घने वन, ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूं? 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह पर बहुत ज्यादा आच्छादित मतलब पृथ्वी को ढक कर रखने वाले घने वन पाए जाते थे, घने वन पाए जाते थे। फिर अचानक से क्या हुआ? नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन नीचे दब गए। अब प्राकृतिक आपदा क्या? भूकंप, ठीक है, बाढ़ या प्रलय, ऐसी कुछ घटनाएं हुई बहुत ज्यादा, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, प्रलय है। इसके कारण क्या हुआ? ये जितनी भी वनस्पति थी ना, सब पृथ्वी के नीचे दब गई। ये सारी वनस्पति कहाँ पर दब गई? पृथ्वी के नीचे। बताओ, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बहुत सारा घने वन पाए जाते थे, बहुत सारे जंगल पाए जाते थे। तो अचानक से क्या हो गई? प्राकृतिक घटनाएं हुई, जैसे भूकंप आया, बहुत भयंकर भूकंप आया, बहुत भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयंकर प्रलय हुआ। तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाले जितने भी वन थे ना, वो सब नीचे चले गए। ऊपर तो पृथ्वी की सतह आ गई, मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर आ गई और ऊपर वाली चीजें कहाँ चली गई? नीचे। तो नीचे दब गई, तो सोचो कितना दाब लगा होगा। बहुत सारी चीजें दब गई, एक तो सबसे नीचे दबी, फिर उसके ऊपर दबी, फिर ऊपर, ऐसे, तो दाब बढ़ गया ना। तो ये सारी चीजें नीचे चली गई। तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप। दाब तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि चीजें एक दूसरे के ऊपर दबती गई। जो सबसे नीचे दबेगा उस पर तो बहुत ज्यादा दाब रहेगा, ऐसे। और ताप इसलिए क्योंकि इनमें दबेंगे तो घर्षण होगा, घर्षण से ऊष्मा निकलेगी, ताप बढ़ेगा। तो अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण ये जो वनस्पति है ना, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको वनस्पति कहते हैं। तो ये वनस्पति तो पहले तो जीवित थी, लेकिन ये वनस्पति अब क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो ये जो मृत वनस्पति है, मृत वनस्पति, ये 300 मिलियन साल बाद में किस में चेंज हो गई? मतलब ये घटना कब हुई थी? 300 मिलियन पहले। तो इतने दिनों में ये जो मृत वनस्पति है उच्च दाब और उच्च ताप के कारण किस में चेंज हो गई? कोयले के अंदर। किस में चेंज हो गई? कोयले के अंदर। ऐसे कोयले का निर्माण हुआ। तो बताओ, क्या पृथ्वी की सतह पर क्या पेड़ पौधे ही थे क्या? पृथ्वी की सतह पर तो समुद्र भी था। तो वो समुद्र भी कहाँ चला गया? नीचे चला गया ना। तो समुद्र नीचे चला गया, तो समुद्र के अंदर तो बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं। वो सारे के सारे जलीय जीव क्या हो गए? मर गए। तो वो जो जलीय जीव थे जो नीचे दब गए, वो जलीय जीव भी अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण इतने सालों के बाद में किस में चेंज हो गए? मतलब मृत जलीय जीव किस में बदल गए? वो बदल गए पेट्रोलियम पदार्थ में। वो किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम पदार्थ में।
तो अब आपको आसानी से इजीली तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ। कोयले का निर्माण मृत वनस्पति से हुआ, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण मृत जलीय जीवों से। तो ये बात सही है, मृत वनस्पति एवं मृत जीवों के अवशेष, अवशेष का मतलब जो उनके शरीर के भाग बच गए, हड्डियां या कुछ और चीजें बच गई थी ना, उनसे इन चीजों का निर्माण हुआ है। मृत वनस्पति एवं मृत जीवों के अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवों से बने ईंधन को, तो पेड़ पौधे भी तो जीव ही है, तो उससे कोयला बन गया, जलीय जीव है वो भी तो जीव ही है, उनसे क्या बन गए, पेट्रोलियम पदार्थ बन गए। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, और इनका निर्माण कैसे हुआ वो मैंने समझा दिया। तो देखो एक क्वेश्चन तो बना था संसाधन वाला, दूसरा क्वेश्चन बन गया जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तीसरा कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। फिर आप कैसे समझाओगे कोयले के निर्माण की प्रक्रिया, आप ऐसे समझाओगे कि आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, देखो पूरी डिटेल से बात समझाता हूँ, आज से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के निचले क्षेत्रों में घने आच्छादित वन और गहरे समुद्र तल पाए जाते थे। अचानक से हुई प्राकृतिक घटनाएं जैसे प्रलय, भूकंप और बाढ़ के कारण ये आच्छादित वन और गहरे समुद्री तल पृथ्वी के नीचे दब गए, पृथ्वी के नीचे दब गए, और कालांतर में अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण मृत वनस्पति से तो कोयले का निर्माण हो गया, और मृत जलीय जीवों से किसका निर्माण हो गया, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हो गया। खत्म बात। ये लो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है, कोयला चालू कर रखा था ना, तो कोयले की कहानी तो हमने पढ़ ली। अब आप सोचो कोयला नीचे दबा हुआ है, कोयला हम कहाँ से निकाल रहे हैं, नीचे से। तो कोयले के साथ साथ बहुत सारी चीजें निकाली जाती है जो कोयले जैसी ही होती है, उनको आप कोयले के भाग ही बोल सकते हो, जो नीचे से निकाली जाती है। तो कोयले के समक्ष या कोयले के सदृश से उसके जो घटक है कौन कौन से हैं कोयले के साथ, एक तो हम पढ़ेंगे कोल तो कोयला ही है, कोक, कोलतार, कोयला गैस। कोक, जैसे क्वेश्चन आए ना कि कोयला और कोयले के घटकों को समझाइए, तो कोयले के बारे में बता ही दोगे आप। कोयले के घटक कौन कौन से हैं, एक तो कोक, कोलतार, कोयला गैस। ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखो सुनना, कोयले के घटक, कोयले के घटक कौन कौन से हैं, कोक, कोलतार और एक कोयला गैस। कोक, कोलतार और एक कौन सा है, कोयला गैस। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम कौन सा, कोक। देखो कोक जो है ना, कोक वो भी एक कोयले का ही रूप मान सकते हैं। यह देखो जो कोयला है ना, वो ध्यान रखना कोयला टोटल कार्बन है, कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो कोक भी कार्बन का शुद्ध रूप है, मतलब शुद्ध रूप का मतलब है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। ये कैसा होता है, ठोस होता है, काले रंग का होता है, सरंध्र होता है। सरंध्र का मतलब, देखो ठोस आप जानते ही हो, काले रंग का है। सरंध्र का मतलब है इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, ऐसे जो मिट्टी का ढेला होता है ना, मिट्टी का ढेला बंध जाता है मिट्टी, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, तो वैसे ये होता है, सरंध्र होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे मान लो
इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील, इस्पात जैसी धातुओं के निष्कर्षण में, इस्पात जैसी धातुओं के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखो कोक कार्बन का लगभग कैसा रूप है? शुद्ध रूप। शुद्ध रूप से मतलब है कोक में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये ठोस है, ठोस के साथ काले रंग का होता है, काले रंग के साथ साथ ये कैसा होता है? सरंध्र, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इस्पात। इस्पात किसे बोलते हैं? स्टील। स्टील जानते हो ना, जिससे बर्तन बनते हैं। तो स्टील जैसी धातुओं के निष्कर्षण के रूप में किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब है जैसे स्टील है उसको गलाया जा रहा है, उसमें कोई और धातु मिक्स की जा रही है या उसमें से कोई धातु निकाली जा रही है, तो निकालने के लिए गर्म करना जरूरी है ना। तो गर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोयले की। तो ये कोयले से इतनी ऊष्मा नहीं निकलती है, तो उसके स्थान पर हम किसको जलाएंगे? कोक को। तो कोक को वहाँ पर हम किस रूप में काम में ले रहे हैं? ईंधन के रूप में। ये लो, तो आज की क्लास में हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली? देखो ये दो टॉपिक को, जो कोयले के घटक है ना, इसमें एक तो कोल तार बच रहा है और एक कोयला गैस, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। काफ़ी कुछ मैटर हमने आज कवर किया है। संसाधन, संसाधनों के प्रकार, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का पहला भाग कोयला, कोयले की कहानी और ये कोयले के घटक। ठीक है, अब जो भी कोयले के घटक बच गए, कोल तार और कोयला गैस, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे इस चीज़ का। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।